Okay, so we'll start with question number 8, and today we will solve only 4 to 5 questions, but they are of good level. They're interesting. So first of that in the list is this question. Let the xy plane be the boundary between two transparent media. एक्स जेड प्लेन है, सॉरी. तो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले यहाँ पे हमको डायमेंशंस ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्स वाई एंड जेड. ओके. मीडियम 1 इन जेड ग्रेटर देन 0. तो आपको पता है जेड ग्रेटर देन 0 मतलब, सॉरी, नो, या z ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर का रीजन, मतलब यहाँ पे एक मीडियम है. दिस इज मीडियम नंबर 1. okay, so this is medium 1 in positive z direction. Okay, then it has a refractive index of √2 and medium 2 with z less than 0. मतलब यहाँ नीचे, here you have medium 2 with refractive index √3. तो ऐसा है. ओके, 3 डायमेंशनल है, इमेजिन करना पड़ेगा. गुड. A ray of light is incident. A ray of light in medium 1 given by vector a bar equal to 6 I cap plus 8 √3 j cap minus 10 k cap incident on the plane of separation. The angle of refraction in medium 2 is. पहली बात तो ये समझ लो कि प्लेन ऑफ सेपरेशन मतलब कौन सा प्लेन. प्लेन ऑफ सेपरेशन मतलब कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई के ऊपर मतलब z ग्रेटर देन 0, एक्स वाई के नीचे z लेस देन 0. यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हुआ है. गुड. तो आपको पता है कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से. मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन कौन सा है, वापस z एक्सिस का, और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. गुड. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट, जैसे यहाँ पे बताया है, क्या बताया है, पहले मीडियम का, मीडियम 1 का, ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2. नीचे मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3. मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है. √2 बड़ा कि √3 बड़ा, √2 बड़ा है √3 से, √3 बड़ा है. So light is going from rarer to denser. मतलब it will bend away from normal. So it will bend away from normal. मतलब something like this. Let me just bend it. इस वेव को थोड़ा सा मुझे रोटेट, नहीं इसको नहीं, ओके, इसको something like this. ओके, गुड. और ये जो इंसिडेंट वेव है इसको दिया है बाय ए बार. सो ए बार आपको बताया गया है, ए बार इज 6 √3 I cap plus 8 √3 j cap and minus 10 k cap. तो अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब दिस एंगल ओवर हियर आर. So how do you solve this question? You need Snell's law तो लगेगा, right? Good. So we need Snell's law, मतलब μ1 sin I equal to μ2 sin R. μ1 पता है, μ2 पता है, I नहीं पता.
तो साइन आई कैसे निकालेंगे? यू हैव टू यूज, कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर्स। गुड। तो सिंस you know how to find out angles using vector, अगर आपको याद होगा, I can write cos I is equal to az upon under root of ax square plus ay square plus az square. नहीं याद? Okay, so I'll give you a few minutes to remember. Have we learned something related to three-dimensional vectors called as direction cosines? Vectors में सिखाया था direction cosines मैंने. So this question can be solved in two different ways. I am going to repeat a very basic thing that we did when we were studying vectors. हमारे पास ये x y z plane है, हमारे पास एक वेक्टर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये r वेक्टर है. r वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स थे, rx, ry और rz. Angle made by this r vector with respect to x was called as alpha, with respect to y was called as beta, and with respect to z was called as gamma, right? फिर हम cos अल्फा, cos बीटा और cos gamma को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, बिकॉज ये आपको डायरेक्शन देते हैं ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z एक्सिस, और हम लोग यहाँ पे cos ले रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस. अगर साइन लेता तो डायरेक्शन साइंस, कोसाइन, राइट? अब आपको अगर याद होगा तो हमने डायरेक्शन कोसाइन ये ऐसा डिफाइन किया था, rx अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, और ये डिफाइन किया था ry अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, और ये डिफाइन किया था rz अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r. तो फिर यहाँ पे भी तो वही है ना, वही तो है यहाँ पे. कैन आई राइट डाउन cos ऑफ gamma as az अपॉन a वेक्टर का z कंपोनेंट अपॉन a. सिर्फ वो गामा की जगह पे क्या बोला है इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस I, राइट? आ रहा है ध्यान में? थोड़ा याद आ रहा है? गुड. तो what is az from this equation? -10. How do you find out magnitude of a? mod कैसे फाइंड करते हो? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर. ओके, तो z कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर. तो ये आपके पास आ गया cos i इक्वल टू -10 अपॉन 6 स्क्वायर 36 इंटू 3 108 अंडर रूट ऑफ 108. 8 रूट 3 का स्क्वायर 64 इन 192 plus 100. How much is this? 400 का रूट 20. 10 by 20 1 by 2. मतलब you have cos of I as -1 by 2, right? Good. When is the value of 60 या फिर 120? Is it 60 or is it 120? 120. But anyways हमको चाहिए स्नेल्स लॉ में साइन आए, है ना? Can I write cos in terms of sine? How? Okay. तो एक तो ये मेथड है, साइन स्क्वायर i is 1 minus
cos square I, एक ये है, एक दूसरा मेथड है, बट एनीवेज विच इज कंफर्टेबल टू यू. 1 minus 1 by 4 है ना, that is 3 by 4. तो साइन स्क्वायर I है √3/2, या फिर डायरेक्टली पता होगा, you can write this as cos I equal to minus cos of 1/2 कब होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री पे, राइट. फिर इसी को आप लिख सकते हो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हो. तो ठीक है, अप टू यू. तो ट्रिग्नोमेट्री अभी आपका उतना हुआ नहीं होगा, माय अजम्पशन. I is equal to 60. 60 is π/3. ठीक है, गुड. एनीवेज, तो अब अप्लाई कर दो. देयरफॉर, वैसे भी साइन आई चाहिए था, क्यों किया हमने, जरूरत नहीं थी. वी नीडेड साइन आई. तो क्या था वहां पे, μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R. μ1 √2 साइन I √3/2, μ2 √3 साइन R. Cancel, cancel. 1 by √2. When is the value of 45 degrees? 45 degrees, option number B. Right? Method number 2 will be assignment. हाँ, अलाइड एंगल से कर सकते हो. I mean, ये जो है ये तो आपके ऊपर है. बट what else I can do is, मैं ये देखो, ये इंसिडेंट वेक्टर ऐसा है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना. तो कॉस थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी. उस केस में क्या होता है, दोनों वेक्टर्स दे आर लाइक दिस, करेक्ट, और दिस एंगल इज थीटा. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसा है वो, राइट. तो ये एंगल चाहिए, मतलब आपको एक्चुअली यू हैव टू टेक पाई माइनस आई, 180 माइनस आई. मैं वापस समझा रहा हूं, आई टेक इट ऑन अदर पेज एंड सॉल्व ही कर देते हैं हम लोग. व्हेन यू हैव टू वेक्टर्स, दिस इज वन वेक्टर, ओके, दिस इज अनदर वेक्टर, तो उसका डायग्राम ही ड्रॉ कर लेता हूँ. बेसिकली द सेम थिंग ओवर हियर, जेड एक्सिस, और ये एक वेक्टर है ए बार. जेड एक्सिस इज के कैप, दिस इज ए बार. मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं. ये एंगल आई है, तो ये एंगल 180 माइनस आई, मतलब पाई माइनस आई होगा. और इस वेक्टर को मैं ऐसा दिखा सकता हूं, करेक्ट. तो इफ यू नो, आई कैन यूज ए बार डॉट के कैप एज ए mod of k cos of angle between these two, that is pi minus I. तो ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको सीधा cos of pi minus I will be a bar dot k cap, और नीचे a, क्योंकि k cap यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, राइट. दिस इज फार इजी. क्यों, क्योंकि a बार में एक ही कंपोनेंट है विच हैज k कैप, क्योंकि k कैप डॉट k कैप 1 होगा, बाकी तो जीरो ही होते हैं ना. i कैप डॉट j कैप, i कैप डॉट k कैप, ये तो जीरो ही होते हैं, j कैप डॉट k कैप जीरो होते हैं. तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर मुझे तो -10 ही मिलने वाला है, नीचे मॉड ऑफ a. अभी आपने फाइंड किया था, आपने बताया 20 √400. तो कितना फास्ट हो गया ये, है क्या, -12 -12. गुड. So this is one way of solving it. Up to you, the way you want to do it. Yes, so that is what I was telling you कि डॉट प्रोडक्ट से भी सेम ही आता है, बट डॉट प्रोडक्ट में आप सिर्फ अच्छे से करना उसको, इट इज सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. A ray of light is incident at the glass water interface at an angle I
and it emerges finally parallel to the surface of water, मतलब ऐसा जा रहा है finally. Then value of refractive index of glass is, सबसे पहले डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, ग्लास से वाटर और वाटर से एयर. तो मैं दो अलग अलग इंटरफेसेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा फॉर ग्लास वाटर सरफेस. तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन ऑफ एंगल इन ग्लास is equal to refractive index of water sine of angle in water, equation 1. Then I will apply the same for water air surface. और क्योंकि इन्होंने बता ही दिया कि ये r है, यहाँ पे बोला ना ये भी r है, दिस इज r, अल्टरनेट एंगल थ्योरम. गुड. तो फिर आप बोलोगे इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर साइन ऑफ एंगल इन वाटर, refractive index of outside medium is air, sine of angle in air, equation number 2, equation 1 or 2. These sides are same, matlab from 1 and 2 you can say ng sine I is equal to, yes, is equal to mu a sine 90. So ng sine I equal to 1 क्योंकि refractive index where is 1, sine 90 is 1. तो ng is equal to 1 upon sine I. Option number B. Right? सिर्फ दो बार हमको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना था. That's it. Clear? Good. Again, a very good question. An observer can see through a pinhole. यहाँ पे pinhole है. At the top of a thin rod, can see through a pinhole the top, not at. ये important है. An observer can see through a pinhole the top end of a thin rod of height h. तो यहाँ पे ये rod रखा हुआ है, उसको देख रहा है वो, of height h, placed as in figure. The beaker is of height 3h and its radius is h, मतलब diameter 2h. Correct है ये. Then when the beaker is filled with a liquid up to a height of 2h, मतलब almost up to this point liquid भर दिया. ओके. आगे ये बोला है he can see the lower end of the rod, मतलब पहले अपर एंड दिख रहा था, अभी लिक्विड भरने के बाद he can actually see lower end of the rod. So if I fill liquid up to 2h, मान लो ये 2h है यहाँ तक. So if I fill liquid over here, थोड़ा बाहर गया, no issues. Do not calculate how much is the liquid overflow here. Okay. So after filling it with liquid, what will happen is I'll draw a line over here. It's not good. मुझे actually diagram वापस draw करनी पड़ेगी to make you understand things in a better way. Good. All right. So I don't know why. Doesn't matter. Okay. यहाँ पे एक रॉड रख देते हैं हम लोग. यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ डायग्राम अप टू द मार्क, नहीं तो समझेगा ही नहीं कौन सा एंगल कहाँ से आया. सो एंड दैट ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल विच इज हियर. यहाँ पे एक पिन होल था. अब एज दे से द हाइट इज h, द डायमीटर इज 2h एंड दिस टोटल इज 3h. अब हमने वाटर भर दिया अप टू 2h, मोर और लेस लाइक दिस.
लिक्विड भर दिया, तो what will happen is this is normal to the surface. Light is traveling from rarer to denser, right? मतलब observer is looking from rarer to denser and now he can see the lower end of the rod. तो वो उसे lower end देख सकता है. तो for some reason I will just draw proper normal here. Good. Done. Then refractive index of the liquid is, given this much of information, what is refractive index of liquid? कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले I will take this angle to be theta. First step. Then what else can we say? हम बोल सकते हैं, मैंने थिकनेस थोड़ा ज्यादा बता दिया है रॉड का, इसको थोड़ा सा अंदर सरका देता हूं मैं. क्यों? क्योंकि अंदर सरकाने से एक चीज और क्लियर हो जाएगी एंड that is what you can say after moving this particular red line here, ये जो है this I can take something like here, मतलब मुझे वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का फ्रीडम मिल जाएगा. ऐसा करने के बाद more or less what we can say more or less is, ये साइड कितना h रेडियस. गुड. तो can I find out sin theta? Can we find out sin theta? What is sin theta? Opposite side upon hypotenuse कैसे निकालोगे? What is this side? 2h. क्योंकि वहां तक तो लिक्विड भरा था हमने. तो what is hypotenuse? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 5h. क्लियर यहां तक? तो हमने यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5h मतलब मैंने साइन थीटा 1/√5 निकाल लिया. तो अब मैं इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि बाहर एयर था. अगर मुझे ये एंगल पता होता तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, है ना? अगर ये एंगल पता होता तो कर सकते हैं. तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? हाउ मच इज दिस? कैसे? ये इतना एंगल है, वर्टिकली अपोजिट नहीं. ये एंगल कैसे फाइंड करोगे? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये क्वेश्चन इसी में सॉल्व होता है. दैट्स इट. मतलब दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो. ओके. तो दिस एंगल टर्न्स आउट टू बी 45 डिग्री. ये क्यों? ये आपको सोचना है, राइट? वो आप करो, अच्छे से करो. Why 45? You need to think. और इजी है, बहुत इजी है ये. गुड. बता देता हूं मैं थोड़ा सा. ये h है, ये भी h है, क्योंकि 3h में से 2h तो पानी भर दिया आपने, तो दो साइड h है. हाँ, वेरी गुड. राइट. तो ये 45 है. अब अप्लाई करो सरफेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ऑफ 45 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम साइन ऑफ थीटा. Refractive index of air is 1. This is 1/√2 and sin theta आपने 1/√5 फाइंड किया ही है. तो म्यू क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 5/2. ऑप्शन नंबर बी. राइट.
दिस इज सम लेवल, इसको सॉल्व करने में अच्छा लगता है। तो हम लोग एक पिन होल के थ्रू एक कंटेनर में एक रॉड है उसका अपर एंड देख पा रहे थे, एक लिक्विड भर दिया हमने 2h हाइट तक, टोटल वेसल का हाइट है 3h, 2/3 हमने पानी भर लिक्विड भर दिया एंड वी कुड सी द लोअर एंड नाउ। तो रिफ्रैक्शन हुआ इसलिए लोअर एंड देख सके, करेक्ट, राइट। तो ये एंगल थीटा मान लिया मैंने, तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्योंकि ये 2h है ये h है तो हाइपोटेन्यूज √5h आया, राइट। और ऊपर एयर है तो सिर्फ ये एंगल हमको पता लग जाता, क्योंकि ये h साइड ये साइड h, तो आपको पता है दैट एंगल टर्न्स आउट टू बी 45। ओके, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एंगल 45 है। ये एंगल 45 मिलने की वजह से आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, देन यू कैन डायरेक्टली गेट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज √5/2। गुड। One last question. A ball is dropped from a height of 20 meters above the surface of water in a lake. The refractive index of water is 4/3. A fish inside the lake in the line of fall of the ball is looking at the ball at an instant when the ball is 12.8 meters above the water surface. The fish sees the speed of ball as. तो ऐसा है, हमारे पास ये वाटर सरफेस है, गुड। इससे 20 मीटर ऊपर से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया, तो दिस इज 20 मीटर, राइट। नीचे एक फिश है विच इज एग्जैक्टली, मान लो ये फिश है, एग्जैक्टली fish is looking at the ball, she is in the line of fall of the ball, right. Refractive index of water is 4/3. At an instant when the ball is 12.8 meter above the surface of water, 12.8 मतलब this is 7.2 meter. The velocity of the ball as measured by fish is. What do we need to know is, first of all we need to know is velocity of ball at, मैं बोलता हूं मैंने A से रिलीज किया और ये B तक आया, मतलब 7.2 मीटर कवर किया, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में वैसे बोला है a ball is dropped from 20 meter above surface of water in lake, the refractive index of water is 4/3. A fish is inside the lake in the line of fall of the ball is looking at the ball at an instant when the ball is 12.8 meter above the water surface, मतलब पॉइंट ऑफ रिलीज A से B तक का डिस्टेंस बोला है आपको 7.2, तो velocity of ball at point B will be VB is equal to under root of 2GH। तो यहाँ पे आपको G की वैल्यू 10 बोली है, 2 into 10 into H is 7.2, 72 into 2 144 का रूट होता है 12। तो velocity of ball at point B in air is 12 meter per second, मतलब if someone is measuring from air, then he will or she will notice 12 meter per second. By the way, to tell you, A और B तो आंसर हो नहीं सकता, क्यों, आगे समझेगा अब। Now, since fish is inside water, हमको पता है apparent height upon real height is equal to mu, तो h डैश apparent height को बोलते हैं अपॉन h रियल को बोलते हैं इक्वल टू म्यू। तो मैं लिख सकता हूं
h dash is equal to mu h, taking derivative on both sides, या differentiating on both sides, taking derivative on both sides, I will have dh dash by dt. mu कांस्टेंट है, वाटर का रिफ्लेक्टिव से चेंज नहीं होगा, mu कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आउटसाइड डेरिवेटिव. This is v dash, मतलब velocity as measured by fish inside. Mu into this is v. 4 by 3 into 1 the 4 the मीटर पर सेकेंड. मैंने ये इसलिए बताया कि इट कैनॉट बी 9 and 12, क्योंकि म्यू से मल्टीप्लाई होगा और म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ज्यादा ही होगी, क्योंकि 1 वैल्यू तो एयर का होता है, तो 1 से ज्यादा ही होगा, मतलब आंसर 12 से ज्यादा ही होगा, है ना. तो ए और बी तो हो नहीं सकता, राइट. तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 16 मीटर पर सेकेंड. ताकि फिश की जगह पे बोल दिया होता कि एक ह्यूमन है तो वो भी वही मेजर करता, राइट. गुड. So this is how you can solve such questions, and we'll stop at this question today.